हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आज के इस वीडियो में ना 6 नंबर के 8 नंबर के जो लॉन्ग आंसर्स में क्वेश्चन आते हैं ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो लेके आया हूँ। और मेरा दावा है कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। वैसे मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी सब कुछ पढ़ा रखा है। लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप इसी तरीके की वीडियो डेली चाहते हो तो इस वीडियो में मुझे आज के आज 1000 लाइक जैसे कर दोगे तो कल मैं आपको इसका सेकंड पार्ट भी दे दूंगा। जितना शेयर करोगे, जितना लाइक करोगे, उतने ज़्यादा वीडियो दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो रेखा हो, ये वाली जो रेखा है और ये जो रेखा दे रखा है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। न्यूनतम दूरी निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये 100% गारंटी है। ये तो आपका सदिश समीकरण है, हो सकता है कार्तीय में भी आ जाए। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर मैंने इस वीडियो में रखे हैं। तो कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। देखो, ये हमारा पहला समीकरण दे रखा है, ये पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। आपको पता है सदिश समीकरण जो होता है वो आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी के फॉर्म में होता है। तो ये हमारा A1 है, ये हमारा B1 है, ये वाला सदिश A2 है और ये वाला सदिश हमारा B2 है। ठीक है, जो न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है, ठीक है, आपको सूत्र पता ही होगा। न्यूनतम दूरी, ठीक, न्यूनतम दूरी D बराबर जो सूत्र होता है, देखो मॉडुलस चिन्ह लगाते हैं। मॉडुलस चिन्ह इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर नेगेटिव में आएगा तो उसे हमें पॉजिटिव में लिखना होता है। ठीक है, एक सूत्र होता है A2 माइनस A1, ये वेक्टर का चिन्ह आप लगाते रहना, डॉट, यहाँ आ जाता है B1 क्रॉस B2। ठीक है, बट्टे में क्या जाता है B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस। ठीक है, ये सिंपल सा सूत्र होता है। तो सारा कुछ आपकी आंखों के सामने दे रखा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। A2 हमारे पास है 2i प्लस J प्लस 2k, और जो हमारा B1 है, देखो यहाँ से ये हमारा A2 है। सॉरी, देखो नज़र हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़, पूरा क्वेश्चन डूबेगा। ये हमारा A2 है, ये हमारा A1 है, ये हमारा B2 है और ये हमारा B1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आ जाओ। A2 2i माइनस का J माइनस का K, और A1 है हमारे पास I प्लस 2J प्लस K। 2i में से एक i घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक i। ये हो जाएगा माइनस का 2J माइनस का J माइनस का 3J। ठीक है, और माइनस के माइनस के। देखो यहाँ से ये क्या है, माइनस का K, और ये भी क्या है, माइनस का K। तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2K। ठीक है, ये हो गया। फिर हमें यहाँ पर क्या निकालना है, B1 क्रॉस B2 निकालना है। ये हम निकाल लेते हैं इधर से, B1 क्रॉस B2। यहाँ लग जाएगा I J K। देखो A1 और सॉरी ये B1 है, ठीक है, और ये B2 है। तो इसका गुणज क्या, 1 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 1 1, और इधर से क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2। हल करना आते ही होगा। आई के लिए क्या करेंगे, आई वाले को छुपाएंगे, इसके गुणा इसके साथ माइनस इसके गुणा इसके साथ। ये चीज़ पता ही होगी आपको। आई माइनस 2 1 कम 2, और फिर हो जाएगा 1 1 कम 1। फिर जे के लिए जैसे इसको छुपाएंगे हम, माइनस जे लग जाता है, फिर इसके गुणा इसके साथ माइनस इसके गुणा इसके साथ। तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। फिर के, इसके गुणा इसके साथ, सॉरी के लिए देखो ये वाला और ये वाला छुपेगा, इसके गुणा इसके साथ माइनस इसके गुणा इसके साथ। 1 1 कम 1 और 2 1 कम 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हमें मिल जाएगा माइनस के 3i। फिर आ जाएगा 0J एंड 3K। ठीक है, इसका हमें क्या चाहिए, मॉडुलस भी चाहिए, लगे हाथ वो भी निकाल लो तुरंत। ठीक है, अब हमें इसका सारणिक निकालते हैं। ठीक है ना, परिमाण भी कहते हैं इसको। तो वो कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे गुणज है उनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो क्या है हमारे पास, -3 का वर्ग, ठीक है, 0 का वर्ग एंड फिर 3 का वर्ग। तो 3 3 9, और ये हो जाएगा 9। 0 लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, 18 आ जाएगा। 18 का होता है 9 अंडर रूट, और 9 गुणा 2 तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए, तो इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ यहाँ पर। अब हम निकालेंगे
अब हम निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट, कौन सा, A2 माइनस A1, ठीक है, डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक है, मान रखो। सो A2 माइनस A1 हमारा ये है, ये हमारा आया था I माइनस का 3J माइनस के 2 के, डॉट B1 क्रॉस B2 हमें मिला है कितना, यहाँ से ये देखो, माइनस के 3I माइनस के 0J प्लस के 3 के, ठीक है, ये मिला है। अब डॉट प्रोडक्ट है I का गुणज के I के साथ, J का J के साथ, K का K के साथ होता है, ये आप जानते ही हैं। तो इसका गुणज 1 है, इसका गुणज -3 है, तो 3 एक कम -3, -3 गुणा 0 0, -2 प्लस के 3, 2 3 6 के, 2 3 6, तो -3 -6 माइनस के क्या आ गया, ये 9 आ गया। अब क्या करोगे, अतः समीकरण 1 से सभी मानों को उठाकर समीकरण 1 में हम रख देंगे और हमारा न्यूनतम दूरी हमें मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मान रखेंगे, ऊपर वाला जो मान आया वो आया हमारा -9 और नीचे वाला जो मान आया वो हमारा 3√2 है। 3 से काटोगे, 3 3 9, अंडर को कभी नीचे नहीं छोड़ा जाता है, तो √2 से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ऊपर आ जाएगा 3√2, √2 गुणा √2 सिर्फ 2। तो दूरी का मान चूँकि मॉडुलस में होता है ना, तो दूरी का मान हमेशा प्लस में रखा जाता है, तो डी हमें मिल जाएगा 3√2/2 और ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेके अपना नोट्स बना सकते हैं। कई बच्चे नोट्स के लिए बोलते हैं सर, तो ये आपका स्क्रीनशॉट और आपका नोट्स बन गया, ठीक है। मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया क्योंकि अगर चेहरा दिखाता तो चेहरे में ही जगह टक जग दी और फिर सोल्यूशन की जगह नहीं बच पाती, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मेरा दावा है कि क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाएंगे, 100% गारंटी के साथ क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अगले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। ग्राफ का क्वेश्चन है, कह रहे आलेखीय विधि द्वारा निम्नलिखित प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए निम्नलिखित विवरोधों के अंतर्गत, ठीक है, ये हमारा विवरोध है। z का अधिकतम मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है, z का क्या निकालना है, अधिकतम मान निकालना है। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो देखो दिया है, क्या दिया है, z दे रखा है, z हमें दे रखा है 4x + y, ठीक है, ये हमारा z है। और जो अवरोध है, ठीक है, अवरोध बोलते हैं, विवरोध बोलते हैं, ठीक है, अवरोध जो हमें दे रखा है वो दे रखा है x + y, समीकरण नंबर 1, और दूसरा में दे रखा है 3x + y 90। तो स्टेप 1 में क्या होता है, जो असमीका है उसको समीकरण में बदलते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, असमीका को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर, ठीक है। तो जैसे समीकरण बदल देंगे तो देखो पहला वाला है, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, किस रूप में हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा x + y = 50, ठीक, ये पहला वाला है, और दूसरा वाला हो जाएगा 3x + y = 90, ठीक है। हम भाग दे देंगे दोनों तरफ 50 से, हाँ 50 से दोनों तरफ भाग दे देंगे, पहले वाले में x/50 y/50, 50 एक कम 50, ठीक है। और इस इधर क्या हो जाएगा, 3x/90, 90 से भाग दे दोगे, y/90 और ये आ जाएगा 90/90 यानी कि 1, ठीक है, 3 से काटोगे 3 3। तो यहाँ से देखो ये समीकरण मिला है हमें, ठीक है, ये क्या हो, ये रेखा का समीकरण है, ठीक है। ये वाला क्या मिलेगा, रेखा का समीकरण, आपको मैं बताऊंगा, आपको पता भी होगा रेखा का समीकरण क्या होता है। इधर क्या मिला, x/30 y/90 = 1। आपको पता होगा ना कि जो रेखा का समीकरण होता है, रेखा का समीकरण जो होता है वो किस रूप में होता है, वो होता है x/a + y/b = 1। तो यहाँ से दो बिंदु निकलते हैं, a, 0 और दूसरा निकलता है 0, b। कक्षा 11 में आपने सीखा है। तो यहाँ से जो पहला बिंदु निकलेगा p वो निकलेगा 50, 0 और जो दूसरा बिंदु आ जाएगा 0, 50। और यहाँ से जो निकलेगा r बिंदु वो निकलेगा 30, 0 और h बिंदु जो निकलेगा वो निकलेगा 90, 0। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहाँ तक बिल्कुल नहीं होगा। अभी हमें ग्राफ भी खींचना है, उसका ध्यान रखिएगा।
ये इतना आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। जगह मुझे मिटाना भी पड़ेगा तो नोट करते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना। अब हमें क्या देखना होता है, हल क्षेत्र, स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए, ठीक है, हम एक बिंदु लेते हैं, बिंदु ले लेते हैं केंद्र पर, दोनों को चेक करेंगे, है ना। एक्स की जगह पे भी 0 रखना है, वाई की जगह पे भी 0 रखना है। तो पहला जो समीकरण है हमारा, ठीक है, पहला जो समीकरण है असीमिका का, वो है एक्स प्लस वाई बराबर, सॉरी ये वाला चिन्ह असीमिका लेना पड़ेगा, पहला वाला है। और दूसरा वाला हमारे पास क्या था, 3x प्लस वाई 90, ठीक है, ये दूसरा वाला था। तो रखो x के जगह पे 0, y की जगह पे 0, तो 0 से बड़ा है 50, तो 0,0 इसको संतुष्ट कर रहे हैं। तो हल क्षेत्र पहले वाले का केंद्र की तरफ जाएगा। फिर दूसरे वाले पे आ जाओ, तो x के जगह पे 0, y के जगह पे 0, तो ये भी संतुष्ट कर रहा है। 90 जो है वो 0 से बड़ा है, तो इसका हल क्षेत्र भी दूसरे वाले का केंद्र की तरफ जाएगा। ठीक हो गया, इतना आ गया। अब मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। हालांकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको समझ जाओ, ठीक है। तो 90 तो नहीं है, लेकिन 90 वाला जो पार्ट है ना वो हम छोटा छोटा करेंगे। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। सो आप जानते हैं इस तरफ हमारा x की वैल्यू पॉजिटिव में होता है, इधर x की वैल्यू नेगेटिव में, ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव में, नीचे y की वैल्यू नेगेटिव में, और ये हमारा केंद्र है। सो जो पहला बिंदु हमारे पास है 50,0, x पे 50 जाना है, y पे 0, तो ये पहला बिंदु P मिल गया। और अगला बिंदु है 0,50, ये यहाँ पर ये बिंदु Q मिल गया, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है, रेखा खींच देनी है, ये, ठीक है। ये हमारी पहली वाली रेखा है, ओके। पहला लिख भी दिया, और पहले वाले का जो हल क्षेत्र है वो केंद्र की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, केंद्र की तरफ। तो केंद्र की तरफ ले लेते हैं, ये केंद्र है ना, इसकी तरफ जाएगा। दो अवरोध है, तो दोनों का जहाँ उपनिष्ठ भाग मिलेगा वहीं हमारा हल क्षेत्र जाएगा, ओके। उसके बाद दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरा वाला जो बिंदु है वो है 30,0, अरे यार 30,0 और देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा है, ठीक है, यहाँ से है ना, देखा यहाँ 0,90, ठीक है, क्योंकि वाई पे 90 है ना, तो 0,90 आएगा। तो देखिए अगला वाला जो बिंदु है हमारा, ठीक है, अगला वाला जो बिंदु है वो है x पे 30 जाना है, y पे 0, ये वाला बिंदु P में, ये हमारा क्या है, R बिंदु आ गया। और नेक्स्ट बिंदु है 90, x पे 0, y पे 90, ये बिंदु हमें मिल गया H। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देनी है। सो देखो ये दो बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या खींच देनी है, रेखा, ये हमारा दूसरा है। जब इसको आप ग्राफ में खींचोगे ना, मेरे पास तो ग्राफ नहीं है, मैं तो समझा रहा हूँ, तो ये इसका प्रतिच्छेदित बिंदु आ गया, जो कि आपको चाहिए होगा। तो हल क्षेत्र देखेंगे, ये दूसरे ने भी संतुष्ट किया था, ये भी हल, इसका भी हल क्षेत्र, इसका भी हल क्षेत्र किधर आएगा, केंद्र की तरफ आएगा। तो देखो जहाँ पर दोनों चीज़ मिले हैं, जहाँ पर दोनों अवरोध आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, हल क्षेत्र में प्रथम चतुर्थांश में ही लेना है, तो वो हिस्सा ये है, ठीक है। अगर मैं इसको कलरफुल कर दूँ, कलर कर दूँ, तो ये हिस्सा ये है, देखो, ठीक है, ये हिस्सा हमारा ये है, ये मैंने इसको कलर कर दिया। ये हमारा उपनिष्ठ हल क्षेत्र है जिसमें हमें मान निकालना है। और ऐसा एक प्रश्न आएगा ही आएगा, 100% गारंटी के साथ है। नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ग्राफ बनाओगे ना, ये बिंदु आपको ग्राफ पेपर में फट से मिल जाएगा। ये बिंदु देखना, एक्स पे 20 गया होगा और वाई पे 30 गया होगा। तो कोणीय बिंदु आपका क्या कहाँ है, कोणीय बिंदु आपका 0 है, आर है, इस बिंदु का नाम टी दे दो, और ये क्यू है, ये हमारा कोणीय बिंदु है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, थोड़ा मिटाते हैं, मिटाने पड़ेगा, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं कोणीय बिंदु पर, ये हो गया। तो यहाँ लिखना होगा अब हमें, चूंकि अगले स्टेप में, चूंकि उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हमारा क्या है,
वो है ओ आर टी, इस बिंदु का नाम टी दिया है, क्यू। ठीक है, ये हो गया, हल चित्र को मेंशन कर दिया। अब आएंगे नेक्स्ट स्टेप 4 में। हमें यहाँ एक तरफ लिखना होता है कोणीय बिंदु, हमें एक तरफ लिखना होता है कोणीय बिंदु और एक तरफ लिखना होता है जेड। जेड हमारे पास प्रश्न में दे रखा है 4x + y। ठीक है, अब इन पे देखना है हमें मान निकाल के। ठीक, कितने बिंदु हमारे पास? 4 बिंदु हैं। ठीक है, एक एक बिंदु पे हम चेक करेंगे। सो पहला बिंदु हमारा है ओ, जिसका निर्देशांक है 0,0। फिर हमारे पास आर। ठीक है, आर पे हमारा क्या था? 30,0। फिर हमारा टी हमारे पास है 20,30। एंड जो क्यू बिंदु है वो है 0,50। ये वाला बिंदु क्या है? 0,50। अब इन पे निकालो। सो जेड, एक्स के जगह पे 0 रखना और वाई के जगह पे 0, तो ये आ गया 0। एक्स के जगह पे 30 रखना है और वाई के जगह पे 0, तो 4 × 12। फिर एक्स के जगह पे 20 रखना है और वाई के जगह पे 30 रखना है, तो 80 और 30 110 आ जाएगा। एक्स के जगह पे 0 रखना और वाई की जगह पे 50, तो ये 50 आ जाएगा। आपसे मैक्सिमम पूछा था तो मैक्सिमम हम यहाँ मिल जाएगा। तो बिंदु आर पर जेड मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा? वो 120 होगा। यही हमें निकालना था और ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर आपको लगे तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। और जो भी प्रश्न लेके आऊँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छाट छाट के लेके आऊँ और गारंटी आएगा ही आएगा। नहीं आया ना तो मैं पढ़ाऊँगा ही नहीं कभी। ठीक है, इन प्रश्नों को रट लीजिए, ये बड़े नंबर में आते ही आते हैं। या तो ये आएंगे, ये इससे मिलते जुलते, बस नंबर बदलेंगे, लेकिन आएगा ज़रूर। निम्नलिखित समीकरण निकाय आप विधि से हल कीजिए। हर साल आता है, इस बार भी आएगा। तो देखो हमारे पास 3 समीकरण में दे रखे हैं। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण और ये तीसरा समीकरण। अगर समीकरण से हम मैट्रिक्स बनाएं, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, है ना गाइस। मैट्रिक्स बनाएं। सो देखो गुणज लेते हैं, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 1, फिर 1 1 1, फिर 1 1 2। तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा, ये आ गया 1 2 1 1 1 1 1 1 2। और एक्स क्या हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड, 22 क्या हमारे पास 1 2 4। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? 22 कहते हैं, 20 से दर्शाते हैं। देखो हमें हल निकालना है। हम जानते हैं चूंकि ए एक्स बराबर बी होता है, तो एक्स बराबर ए इधर के क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। एक्स बराबर क्या होगा? ए इनवर्स बी। ठीक है, ए इनवर्स बी होता है। और आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं? ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। तो ये हमें पहले एडजॉइंट ही निकालना पड़ेगा और उसके बाद इसका सारणिक भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो देखो भाई ध्यान से देखना। पहले सारणिक ही निकाल लेते, लगे आती यहीं पर। ठीक है, सारणिक ही निकाल लेते हैं। हमारे पास 1 2 1 1 1 1 1 2। ठीक है, हम क्या करेंगे? R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। देखो मैं डिटेल में करा रहा हूँ। R1 की सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, तो प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा। ठीक है, इसके गुणा इसके साथ, मैंने इसके गुणा इसके साथ। ओके, यहाँ से 1, तो 1 दूनी 2, 1 कम 1, प्लस के बाद माइनस, यहाँ पर क्या है? 2। उसके बाद क्या होगा? देखो पहला रो पहला कॉलम छुपेगा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, 1 दूनी 2, 1 कम 1, फिर आ जाएगा प्लस के बाद 1, ये 1 आ जाएगा। फिर क्या छुपेगा? पहला रो तीसरा कॉलम, इसकी गुणा इसके साथ, माइनस इसकी गुणा इसके साथ। 1 कम 1 माइनस 1 कम 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा 2, उधर से आ गया 0, तो ये आ जाएगा माइनस के 1। ठीक है, कितना आ गया? -1। तो लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे? चूंकि चूंकि सारणिक ए का मान 0 नहीं है, यानी कि ए इनवर्स का अस्तित्व है, यानी कि ए इनवर्स निकल सकता है। कई बार ऐसा होगा कि अस्तित्व नहीं होगा, तो आगे हल ही नहीं करना है, यहीं पर रुक जाना है। अस्तित्व है
यानी कि इनवर्स निकलेगा। अब इसकी हमें ज़रूरत भी पड़ेगी इस सूत्र में, ठीक है। तो ए इनवर्स तो आ गया -k1, ध्यान रखिएगा, सॉरी ए इनवर्स बोलो, सारणिक ए का मान आ गया -1। अब हमें एडजॉइंट ए निकालना है। हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए का टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। हमें क्या क्या चाहिए एडजॉइंट निकालना है ना, तो हमें चाहिए E11, E12, E13, ये पहले कॉलम में आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा चाहिए होगा A21, A22, A23, ठीक है। और उसके बाद चाहिए होगा A31, A32, A33, ठीक। आपको पता है जब इसको हम जोड़ते हैं, अगर सम आता है तो प्लस लगाना है और जोड़ने में विषम आए तो नेगेटिव लगाना है। वो चीज़ मैं लगा के दिखाता हूँ। यहाँ प्लस, इधर नेगेटिव, प्लस फिर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, फिर प्लस फिर नेगेटिव, फिर प्लस फिर नेगेटिव आ जाएगा। वो मैंने पहले से लगा दिया एडजॉइंट ए में। देखो, अब देखो जो आपने सारणिक निकालना ना, यहाँ से ये वाला चीज़, यहाँ से देखो ये वाला, ये जो चीज़, ये आपका E11 में आता है। 2 में से घटा होकर क्या आ जाएगा? 1, तो यहाँ 1 लिखोगे। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे कितना आ रहा था? 1, तो यहाँ 1 लिख दो। और फिर यहाँ कितना आ रहा था? 0, तो अगला वाला आपका होगा 0। पहले वाला कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरे में आ जाओ। यहाँ से देखो क्या करना है, यहाँ से देखो दूसरे रो में आ जाओगे। दूसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे, तो ये बचा 2 दूनी 4, 1 एकम 1, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 एकम 1, यानी कि -3 आएगा, ठीक। फिर देखो दूसरा रो, अब की बात दूसरा कॉलम छुपाना है। 1 दूनी 2, 1 एकम 1, ये सब तो आपको आता ही होगा। 1 दूनी 2, 1 एकम 1, तो ये 1 आ जाएगा। फिर दूसरा रो, तीसरा कॉलम छुपाना है। 1 एकम 1, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा +1। ये हमारा सेकंड कॉलम में आएगा। अब आ जाओ तीसरा रो, पहला कॉलम छुपाएंगे। 2 एकम 2, 1 एकम 1, ठीक है। 2 एकम 2, 1 एकम 1, तो ये आ जाएगा 1। फिर तीसरा रो, दूसरा कॉलम छुपाएंगे, तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, ठीक है। तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो ये आ गया 0। फिर तीसरा रो, तीसरा कॉलम छुपाएंगे, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, 1 एकम 1 और 2 एकम 2, तो ये आ गया -k1। तो ये आएगा, जब एडजॉइंट निकालोगे तो ये आ जाएगा तीसरे में, ठीक है। चलिए अब देखिए भाई, अब हमें क्या निकालना है। देखो हमारा जो सारणिक था वो -k1 आया था, ये हमें याद रहना चाहिए, थोड़ा मिटाना पड़ रहा है। अब आ जाओ, चूंकि ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए, तो एडजॉइंट ए अभी हम निकालते हैं। एडजॉइंट ए, सारणिक 1 का मान कितना आया था हमारे पास? -k1। अब ये जो आया ना, ये पहले कॉलम में आएगा यहाँ पर, ये दूसरे कॉलम में आएगा यहाँ पर, और ये तीसरे कॉलम में आएगा यहाँ पर। उठा के रख दो, तो पहला है 1 -1 0, फिर है -3 1 1, फिर है आपका 1 0 -k1, ठीक है। ये हमने रख दिया। अब ए इनवर्स है तो हर एक को माइनस से भाग दे दो, -1 से भाग दे दो, सबका चिन्ह बदल दो बस, ठीक है। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा? देखिए हमारे पास -1 + k3 1, माइनस का 1 -1, 0 का चिन्ह नहीं बदलता, 0 प्लस माइनस सेम ही होता है, -1 और ये हो गया +1। तो ये हमें ए इनवर्स मिल गया, ठीक है। अभी काम अभी हुआ नहीं है पूरा, क्योंकि बड़े नंबर में आएगा भाई, इतने जल्दी काम थोड़ी ना पूरा होने वाला है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट हमें क्या करना होता है? हमें निकालना है x, जिसका सूत्र होता है ए इनवर्स बी, ठीक है। ए इनवर्स हमने निकाल दिया है, ठीक है। और 22 भी हमारे पास है। देखो ए इनवर्स क्या है, वो लिख लो, -k1 3 -1 1 -1 0 0 -k1 1, और 22 हमारे पास है यहाँ से 1 2 4। गुणा करना आता होगा, इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम, गुणा करो। तो देखो गुणा करेंगे, -1 एकम माइनस का 1, 3 दूनी 6 और -1 चौके 4, फिर 1 एकम 1 दूसरा ले लेंगे, -1 दूनी -2, 0 गुणा 4 0, फिर तीसरा लो लेंगे, 0 एकम 0, -1 दूनी -2,
एक चौके 4, तो यहाँ से आ जाएगा -6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ से बचेगा -1 और यहाँ से बचेगा 4 में से 2 घटाएंगे 2। और x का मान क्या होता है, x y z, दो मैट्रिक्स की तुलना करेंगे, x का मान 1, y का मान -1 और z का मान कितना आ जाएगा 2। संगत पदों की हमने तुलना कर दी, x की जगह पर 1, y की जगह पर -1, z की जगह पर 2। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल गया। हर साल एग्ज़ाम में आता है ऐसा एक प्रश्न, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न में आप दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आते हैं। ये जो इंटीग्रेशन है बहुत उदाहरण का क्वेश्चन है। यहाँ पर साइन लिखा है ना, यहाँ पर साइन की जगह अगर कॉस भी लिखा हुआ था तो भी ये आंसर यही आता है। लॉग साइन एक्स हो या लॉग कॉस एक्स हो, आंसर सेम रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो बड़ा इंटीग्रेशन है, ठीक है, काफ़ी लंबा जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा बांट लेता हूँ, छोटा छोटा करके लिखूँगा, ध्यान से देखना। कभी भी इंटीग्रेशन उसको हम आई मान लेते हैं। मैंने हमेशा बोला कि इंटीग्रेशन को आई मान लो, तो मैंने जो दिया गया इंटीग्रेशन है उसको मैंने आई मान लिया। 0 से π/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये हमारा पहला समीकरण हमने मान लिया, आई मान लिया। जब भी लिमिट 0 से a जाए हमें कौन सा लगाना होता है गुणधर्म, चौथा, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी P4। तो चौथा प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है, 0 से a f(x) dx जो होता है वो होता है 0 से a फंक्शन a - x dx, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम ax लगा देते हैं, ठीक है, a - x लगा देते हैं, ठीक। तो लगा दो। सो देखो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से π/2 लॉग साइन x की जगह पे क्या आ जाएगा, a - x, यानी कि π/2 - x, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या सूत्र लग जाएगा, साइन π/2 - x क्या होता है, कॉस x, कक्षा 10 में ही पढ़ा है आपने। तो ये हो जाएगा 0 से π/2 लॉग कॉस x dx। समीकरण नंबर 2 हो गया। प्रॉपर्टी 4 लगा दे, इधर ये भी आई है और ये भी आई। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है, ठीक है। क्या करेंगे, समीकरण 1 + 2 जोड़ दो, आई और आई क्या हो जाएगा, 2i, दोनों की लिमिट सेम है, ठीक है। देखो यहाँ से लॉग साइन एक्स है और यहाँ से लॉग कॉस एक्स है, जोड़ दो, तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स और ये हो गया लॉग कॉस एक्स, बाहर से dx। आपको एक सूत्र तो पता ही होगा, कौन सा, कि लॉग m + लॉग n क्या होता है, लॉग m × n। ये m की जगह पर है और ये n की जगह पर, सूत्र लगा दो, तो 2i बराबर हो जाएगा 0 से π/2 और लॉग साइन एक्स गुणे कॉस एक्स dx, ठीक। अब मैं क्या करूँगा देखना, यहाँ मैंने 2 से गुणा और 2 से भाग किया। क्यों किया, आपको पता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, जब भी फंक्शन, दो फंक्शन की गुणा होना सिंगल फंक्शन में चेंज करना होता है। ये 2 फंक्शन की गुणा है, इसको सिंगल फंक्शन में चेंज करूँगा। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन 2x बराबर क्या होता है, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, होता है ना। उस चीज़ के लिए यहाँ पर ये सब किया तामझाम। तो इधर देखो 0 से π/2 ऊपर हो जाएगा लॉग साइन 2x, एक सिंगल फंक्शन बन गया, बट्टे में है 2। आपको एक सूत्र और पता होगा कि भैया लॉग m/n जो होता है वो होता है लॉग m - के log n, ठीक है, ये हम लगा देंगे। तो देखो 0 से π/2 लॉग साइन 2x dx, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 0 से π/2, माइनस भी कर रहे हो, लिमिट भी अलग अलग ले रहे हैं एक ही साथ, log 2 dx, तो ये log m - log n, ठीक है। सो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, क्वेश्चन तो सिंपल हो ही गया है। इधर हमारा 2i है, 2i, और यहाँ है 0 से π/2 log साइन 2x dx, और इधर से log 2 को बाहर निकाल दो, अंदर बचेगा 0 से π/2 dx, ठीक है। इसको मैं एक समीकरण मान लेता हूँ फिलहाल। अच्छा, पहले से मान रखा है, इसको मैंने a मान लिया, ठीक है, इसको a मान लिया। और इस वाले इंटीग्रेशन को मैं I1 मान लेता हूँ, इस वाले इंटीग्रेशन को,
और I1 अलग से हल करते हैं, ठीक है, I1 को हम अलग से हल करते हैं। सो यहाँ देखिए I1 हमारे पास क्या है, 0 से π/2 log sin 2x dx है, यही है। तो मैं क्या करूँगा, इस 2x एंगल को कुछ मान लूँगा। देखो क्यों कर रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। माना t बराबर 2x, अब क्लच करोगे dt x के सापेक्ष dt बटे dx, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, तो dt बटे 2 यहाँ से आ जाएगा dx, ठीक है। अब लिमिट है तो लिमिट बदलना पड़ेगा, तो लिखेंगे जब x बराबर 0 तो 2 गुणा 0 0, x का मान यहाँ रखोगे ना, 2 गुणा 0 0 हो जाएगा। फिर जब x बराबर π/2 तो t बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से पाई आ जाएगा, t बराबर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। अब ये मान आप यहाँ रखो, देखो 0 पे 0, π/2 पे पाई, ठीक है, π/2 पे पाई, और log यहाँ से आ जाएगा log sin t, और dx की जगह पे क्या, dt बट्टे, यहाँ बट्टे का 2 इधर लगा दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो बट्टे का 2 है ना, ये यहाँ आ गया, ओके। सारे मान मैंने रख दिए। अब आप जानते हो, देखो एक थ्योरम आपने और पढ़ी होगी, ठीक है, थ्योरम आपने और पढ़ी होगी। अगर मैं यहाँ पर 2 से गुणा और 2 से भाग करूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। सो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक चीज़ देखो ध्यान से, यहाँ मैंने 2 से गुणा किया और यहाँ मैंने 2 से भाग किया, ये हो गया 2a, ए की जगह पे क्या है, π/2। ध्यान से देखना, आपने इंटीग्रेशन में एक नियम पढ़ा है ना, नियम क्या है कि अगर 0 से 2a fx dx, ठीक है, 2 सामने आ जाते हैं, 0 से a fx हो जाता है dx। कब? जब फंक्शन 2a माइनस एक्स, ठीक है, तो फंक्शन 2a माइनस एक्स फंक्शन x के बराबर आता है। आप कहोगे सर ये 2a माइनस एक्स कैसे? देखो बेसिकली 2a की जगह पे 2 से 0 का पाई है, और आप जानते हैं फंक्शन क्या है मेरे पास, फंक्शन यहाँ पर मेरे पास log sin t है। तो अगर मैं आपको करके दिखाऊँ, चूंकि करके लिखता हूँ यहाँ पर, चूंकि देखो अगर मैं log sin t नहीं लिखते, सिर्फ साइन लिखना है, साइन पाई में से t घटाऊंगा तो फिर से वही आ जाएगा log sin t। तो ये चीज़ आ रही है ना, तो यानी कि यहाँ से ये जो 2 है वो सामने आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद वाला स्टेप यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको समझाने के लिए। देखो जिसने पूरे साल भर पढ़ाई की है उसको तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि भाई कैसे क्या चल रहा है। तो यहाँ से क्या होगा भैया, ये 2 होगा ना, सामने आ जाएगा, ठीक है, ये 2 सामने आ जाएगा, यहाँ पट्टी में ऑलरेडी 2 है, 0 से π/2 बचा, ठीक है। और हम पहला जो प्रगुण है त्रिकोणमिति बोल रहा हूँ यार, इंटीग्रेशन का, कि हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, तो वेरिएबल को भी हम चेंज कर देंगे। log sin t की जगह मैंने sin x लिख दिया dx, ठीक है। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसका एक फ़ायदा देखना क्या होगा, ये क्या है, ये क्या है आपका, ये आपका दिया गया इंटीग्रेशन आ गया फिर से, इसी वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये दिया गया इंटीग्रेशन आ गया फिर से। तो इसके जगह पर ये मान उठाकर मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, ठीक है। समीकरण 1 से I1 का मान I के बराबर आ गया, ठीक है, I1 का मान I के बराबर आ गया, और इस मान को उठाकर हमें यहाँ रखना है। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया? प्लीज़ यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी मैं थोड़ा मिटाऊंगा ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आगे का काम करते हैं, देखो ठीक है, आगे का काम यहाँ कर देते हैं, इस तरफ यहाँ पर। अब देखो यहाँ इस तरफ हमारे पास क्या चला आ रहा है, 2i, और यहाँ I1 की जगह पर i आ गया, log 2 बाहर, dx कंडीशन होता है x, dx कंडीशन क्या होता है x, लिमिट है 0 से π/2। ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस, 2i में से एक i कटा हुआ, एक i बचेगा जिसका हमें निकालना है मान, माइनस के log 2 और x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया माइनस के π/2 log 2, ठीक है। तो जो इंटीग्रेशन का मान आएगा वो आएगा माइनस के π/2 log 2, यही हमें प्रूफ करना था,
ठीक है जी, यही प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। अगर यहाँ साइन की जगह कॉस होता तो भी यही आंसर आता। हो सकता है एग्जाम में साइन की जगह यहाँ कॉस दे दे, तो भी बिल्कुल ऐसे ही प्रोसीजर होगा, डिक्टो, कोई बदलाव नहीं होगा। आगे बच्चों समझ में? कोई डाउट या कोई दिक्कत हो तो प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। देखो कार्तीय वाला ले लिया मैंने जानबूझकर। कार्तीय को सदिश रूप में बना के भी हम हल कर सकते हो, ठीक है, कार्तीय को सदिश रूप में बनाकर भी आप हल कर सकते हो, बट टेंशन मतलब मैं करा दूंगा। सो देखो ये हमारा पहला समीकरण है, ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। जो रेखा का समीकरण होता है वो इस रूप में होता है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ठीक है ना। तो ये जो एक्स वाई जेड ये पॉजिटिव होने चाहिए, कभी कभी हो सकता है पॉजिटिव ना दे। तो देखो यहाँ क्योंकि जगह कम पड़ जाती है ना, तो मैं सिंपल यहाँ लिख देता हूँ यहाँ करके। देखो तो जो आपका x1 है, ठीक है, x1 y1 z1, ठीक है, फिर आएगा a1 b1 c1, फिर आपको चाहिए होगा x2 a2 y2 b2 और z2 और यहाँ आएगा c2। देखो अगर यहाँ नेगेटिव में तो उसको पॉजिटिव में लिखना है, ठीक है। तो x1 हमारा 3 है, y1 हमारा 8 है और z1 हमारा 3 है, ठीक है। a1 3 है, b1 माइनस के 1 है, c1 1 है। तो a1 3, ये माइनस 1 1, जो प्लस का है उसे माइनस का लिखोगे और जो माइनस का उसे प्लस का। तो x2 हमारा हो जाएगा माइनस के 3, y2 हो जाएगा हमारा माइनस के 7 और z2 हो जाएगा हमारा प्लस के 6। माइनस के 3 2 4, ठीक है, ये चीज़ आ गई। न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है इसका थोड़ा फार्मूला बड़ा लगेगा, लेकिन है फार्मूला सिंपल ट्रिक्स के साथ। देखो इस फार्मूले को हल कर दो, ये सारा मान आ जाएगा। फार्मूला क्या होता है, यहाँ होता है x2 माइनस के x1 y2 माइनस y1 z। देखो मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो रटा हुआ है, लेकिन मेरे रटने से काम नहीं चलेगा, आपको रटा हुआ होना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो कई बच्चों को इस फॉर्मूले से डर लगता है कि बहुत बड़ा है। इसका टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है सर? तो पहले वाले के लिए क्या है, देखो इसको छुपाओ, इसकी गुणा इसके साथ माइनस की गुणा इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा b1 c2 माइनस c1 b2 स्क्वायर प्लस, फिर इसको और इसको छुपाओगे, इस वाले की गुणा इसके साथ और इस वाले की गुणा इसके साथ, बीच वाले के लिए थोड़ा नियम चेंज, c1 a2 फॉर्मूला लिख के दिखाना ना एग्जामिनर को, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। और इसको छुपाओगे, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, तो ये आ जाएगा a1 b2 और ये आ जाएगा b1 a2 का होल स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? मुझे नहीं लगता होगी। अब आपको लगेगा कि भैया कितना ज़्यादा टफ है। भाई कुछ भी टफ नहीं, मेरे रहते हुए तो टफ का वर्ड आपके मुंह पे ही आना पाप है, ठीक है। देखो कैसे, अब देखो x2 यहाँ हम हल करते सारणिक में, जगह का मैंने x2 हमारे पास कितना है माइनस के 3 और x1 हमारे पास 3, y2 है माइनस के साथ, y1 है 8, z2 है 6, z1 है 3, फिर a1 b1 c1 और a2 b2 c2, ठीक है। ये हो गया। थोड़ा और हल करते हैं यहाँ पर, ये आगे माइनस के 6, 8 और 7 कितना हो गया 15 माइनस के, और ये हो गया 3, यहाँ 3 माइनस 1 1 माइनस 3 2 4, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम प्रसार कर देंगे R1 के सापेक्ष, इसका मान निकालना है। तो देखो इसको प्लस में लिया जाता है, इसको माइनस में, इसको प्लस में। तो पहला है गया माइनस का 6, पहला रो पहला कॉलम छुपाएंगे, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है। 1 चौके 4 2 एकम 2, नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 15। तो पहला रो दूसरा कॉलम, 3 चौके 12 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा, देखो इसको छुपाते हैं, 3 दूनी 6 और इसकी गुणा इसके साथ, 3 दूनी 6 3 एकम 3। सो यहाँ से देखिए ये जो चीज़ है ना, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखना है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी।
देखो यहाँ आ गया माइनस के 6 और यहाँ से आ गया 6, 15 प्लस के 15 और माइनस प्लस के 3। ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ये एक्चुअली क्या है, ये है, इसके मान ये आते हैं हल करने पे। तो भाई कई बच्चे फिर इसको अलग से हल करने लग जाते हैं, तो इसमें बच्चे बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 छंग 36 और 15 गुणा 15 225 और 3 तियाँ 9। ठीक है, तो 36 में से 9 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, देखो पॉजिटिव है ना, कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कर देना बच्चों, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ 225 है, 225 में हम जोड़ देंगे 36 को, तो ये हो जाएगा 261। 261 में से हमें घटाना है 9, कितना आ जाएगा, 252। ठीक है, 252 आ जाएगा। अब सारे मान हम समीकरण में एक में रख देंगे। देखो ये वाला ऊपर वाला हल किया, हमें मिला 252। अब देखो नीचे क्या आएगा, ये चीज़ देखो मैंने मार्क कर दिया, ये आएगा माइनस का 6 स्क्वायर और ये प्लस के 15 है, तो इसको उल्टा कर देते हैं, माइनस के 15 आएगा यहाँ पर और बाकी सही रहेगा। ये 3 252 बट्टे में 6 का वर्ग 36, 15 का 225 और 3 3 9। इस वाले में प्लस हो गया, बस ये एक फ़र्क आ गया। ठीक है, अब हमें इसको मिटाना पड़ेगा, बाकी तो सब कुछ समझ ही गए हो, है कि नहीं। सो देखिए हल करेंगे, ऊपर है 252, नेगेटिव का आएगा तो पॉजिटिव ही लिखते हैं, आपको पता है। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 225 है, 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45। 225 में हम जोड़ दो 45, 270 हो जाता है एंड रोड में। ठीक है, 9 3 27। अब इसको हल कर दोगे या यहीं छोड़ दो, ये हमें हमारा न्यूनतम दूरी मिल जाएगा। ये हमें हमारा न्यूनतम दूरी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाइए भाई। ठीक है, कई बार ये जो क्वेश्चन है आपकी आंखों के सामने, ये भी पूछा गया बोर्ड एग्जाम में बड़े बड़े नंबर में। तो इसका सबसे बड़ा पार्ट यही है, एडजॉइंट निकालना, और इनके बाद फिर क्या पूछा गया, ए इनवर्स भी निकालो। ये करके दिखाओ गुणा और फिर ए इनवर्स भी निकालो, तो कैलकुलेशन बहुत लंबी जाने वाली है। सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालना है। उस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो फलन है हमारा, इसका उच्चतम तथा निम्नतम मान हमें ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सो देखो कैसे किया जाएगा। तो हमारे पास फलन क्या दे रखा है, देखिए यहाँ लिखिए दिया है। ठीक, फलन हमारे पास क्या है, 3x की पावर 4, 4x क्यूब माइनस के 12x स्क्वायर प्लस 12। हमें क्या करना होता है, एक बार अवकलज करना होता है। 4 तियाँ 12x की पावर 3, 4 तियाँ 12x स्क्वायर, 12 दूनी 24x और 12 का ये 0 अवकलज। यानी कि इसको अगर आप ध्यान से रखो तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश अगर की बात की जाए। ठीक है, डबल डैश कर दें यहाँ पर, एफ डबल डैश एक्स, तो ये 12 तियाँ 36 एक्स स्क्वायर, 12 दूनी 24x माइनस के 24। इसको समीकरण 1, इसको 2, इसको 3 बोलते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उच्चतम तथा निम्नतम मान के लिए, उच्चतम तथा निम्नतम मान के लिए हमें क्या करना होता है, जो सिंगल डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स को, उसको 0 के बराबर रखना होता है। सिंगल डेरिवेटिव कौन है हमारे पास, ये है। इस वाले को हमें क्या करना होगा, 0 के बराबर रखना होगा। ठीक है, सो रखेंगे 0 के बराबर, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस के 12x। तो यहाँ से 12x उभयनिष्ठ है, अंतर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 12 दूनी 24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। सो देखो 12 यहाँ पर गुणे मुद्रा के बट्टे में हो जाएगा और इसका हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, तो गुणनखंड क्या आ जाएगा, इसका जब गुणनखंड करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 2। गुणनखंड करना आता ही होगा, गुणनखंड करके देख लेना, ये आएगा। अब इसको जब 0 मानोगे, x का मान आपको 0 मिलेगा, यहाँ से x का मान 1 मिलेगा और यहाँ से x का मान माइनस के 2 मिलेगा। जब इसको आप 0 मानोगे तो x के 3 मान मिल गए आपको। ठीक है, एक से ज़्यादा मान है, तो अब आपको चेक करना है एक एक करके।
x बराबर 1 पर, 2 पर, 3 पर, है ना, चेक करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो एक एक करके चेक करते हैं। x बराबर 0 पर, ठीक है, x बराबर 0 पर उच्चतम मान है या निम्नतम मान है, उसके लिए हमें यहाँ रख के देखना होगा, सेकंड वाले डेरिवेटिव में। तो f डैश 0 पर चेक करेंगे तो ये देखो, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख देंगे, तो यहाँ से माइनस के 24 बचेगा ओनली, क्योंकि ये 0 देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस के 24। कुल मिला के यहाँ आ गया नेगेटिव, और नेगेटिव आने का मतलब है कि उच्चतम मान मिलेगा। क्या मिलेगा, उच्चतम मान मिलेगा 0 पर, ठीक है। तो मान निकालने के लिए जो फंक्शन हमें दे रखा है पहला वाला, उसी में रखना पड़ता है। अतः f0, x के जगह पे 0 रखो, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 12। तो आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। तो उच्चतम जो मान है वो आ जाएगा 12। अब हमें बाकी पे भी चेक करना है, 1 भी है, 2 भी है ना। अब हम चेक करेंगे x बराबर 1 पर, कहाँ रखना है, f डबल डैश इधर वाले पर मान रखना है। तो x के जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। सो f डबल डैश 1, तो x के जगह पर 1 रखना है, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 24 माइनस के 24, तो प्लस के 36 आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है निम्नतम। डबल डेरिवेटिव में नेगेटिव आया यानी कि निम्नतम, तो निम्नतम मान क्या होगा, इसलिए f1 पे हमें निम्नतम मान मिलेगा। और हमें कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है, दिए गए फंक्शन पे x के जगह पे 1 रखना है। तो ये आ जाएगा 3 4 माइनस के 12 प्लस के 12, यानी कि 7 आ जाएगा। तो ये हमारा निम्नतम मान आ गया। अभी हमें दूसरे पे भी चेक करना है, इधर किस पे, -2 पर, x बराबर -2 पर। तो f डबल डैश -2 रखूँ, ये हो जाएगा 36 -2 का वर्ग प्लस के 4, और ये हो जाएगा 24 दूनी 48 डायरेक्ट, और ये 24, 6 चौके 24, 6 चौके 24, हंसी लगा दो, 6 तिया और सॉरी 4 तिया 12 और 2 14, यहाँ से आ जाएगा 8 4 12, हंसी लगा 1, 8 2 6 और 1 7, ठीक है। घटाएंगे 4 में से 2 घटाएंगे 2, 14 में 7 घटाएंगे 7, 72, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। पॉजिटिव का यानी कि निम्नतम मान, निम्नतम मान मिलेगा तो हमें और मान रखना है f-2 पर, समीकरण नंबर 1 में मान रखना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 रख दो, 3 -2 की पावर 4 -2 की पावर 3 -2 की पावर 2 प्लस 12, तो ये आ जाएगा कितना, 16 16 3 48, ठीक है। ये आ जाएगा -8 8 4 8 32, ठीक है, 8 चौके 32, और ये आ जाएगा 4 12 चौके 48, और ये आ जाएगा प्लस के 12, तो ये आ गया नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव कितना आ जाएगा, 0, 3 में से घटाएंगे तो 20। तो जो निम्नतम मान मिलेगा वो -20 होगा, क्योंकि निम्नतम मान 2 है हमारे पास, सॉरी हाँ 2 है निम्नतम मान, इधर भी निम्नतम है और इधर इस पर भी निम्नतम है। तो दोनों में से सबसे निम्नतम कौन है, -20, तो इस पे निम्नतम मान मिलेगा और इस पर उच्चतम मान मिलेगा। x बराबर 0 पे उच्चतम मान 12 है, और x बराबर 1 पर निम्नतम मान 7 है, x बराबर -2 पर निम्नतम मान 20 है। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, कह रहे हैं इस इंटीग्रेशन का मान बताना है, ठीक है, इस इंटीग्रेशन का हमें मान बताना है। सो देखिए क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखिए, शानदार क्वेश्चन है, e की पावर x का इंटीग्रेशन ऊपर मौजूद है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो अगर हम मान लेते हैं, माना e की पावर x को आप t मान लो, और x के सापेक्ष जब प्लस करो, यहाँ x है ना, तो x के सापेक्ष जब प्लस करो तो e की पावर x का प्लस e की पावर x होता है, बट्टे में इधर के गुणे में आ गया, e की पावर dx की जगह पे आप रख सकते हो dt। तो ये जो दिया गया समाकलन है, देखो ex dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt, और नीचे हो जाएगा 1 + t और 2 + t, ठीक है। दो रैखिक हैं, यानी कि यहाँ पर आंशिक भिन्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा,
आंशिक भिन्न करने पर, यहाँ लिख देंगे आंशिक भिन्न करने पर, ठीक है, आंशिक भिन्न करने पर। तो ऊपर हमारे पास कुछ नहीं है गुणज में, तो एक लिख सकते हैं, यहाँ एक, और बट्टे में 1 + t 2 + t। तो रैखिक समीकरण है, तो ये a के बट्टे में आ जाएगा 1 + t और b के बट्टे में आ जाएगा 2 + t। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में t का मान भी रखना होगा। लॉस छुपा ले लेंगे, 1 + t 2 + t, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, तो ये a 2 + t, b 1 + t, और यहाँ है 1 + t और 2 + t। इसके बट्टे में सेम, इसके बट्टे में सेम कटा, यहाँ बचा 1 a 2 + t b 1 + t। कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखिए आगे का प्रोसेस क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब हमें क्या करना है, दो रैखिक समीकरण में मिले हैं, एक तो 2 + t और एक 1 + t है, एक एक करके ज़ीरो मानो। लिखेंगे यदि 2 + t = 0, तो प्लस का t और प्लस का 2 इधर के माइनस का 2 हो गया, यहाँ पे मान रखना है। इधर है 1 और ये हो जाएगा a × 0 b 1 t की जगह पे माइनस के 2, तो यहाँ से बचेगा माइनस के b और माइनस इधर ले लिया, तो b का मान आ गया -1। फिर से अब दूसरा वाला 0 मानेंगे, यदि 1 + t = 0, तो प्लस का 1 इधर के माइनस का हो गया। रखो यहाँ पर रखना है a 2 t की जगह पे 1 रख दिया माइनस के, और 1 + t को तो 0 माना है, तो a का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। a और b का मान समीकरण a में रखना है और समाकलन करना है। समीकरण 1 में a तथा b का मान रखने पर, ठीक है, ये हम रख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो a का मान कितना है, 1 बट्टे में 1 + t dt, समाकलन भी करते लगे। b का मान है -1 बट्टे में 2 + t समाकलन। आपको पता है जो रैखिक समीकरण होता है वो बिल्कुल x की तरह व्यवहार करता है, और ये आपको पता है इंटीग्रेशन, क्या आपको इंटीग्रेशन पता है ना, 1/x dx क्या होता है, log x, ठीक है ना। ये हम लगा देंगे यहाँ पर। देखिए आगे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा log 1 + t माइनस के log 2 + t, इंटीग्रेशन का तो हम c जोड़ देंगे। और आपको पता है log m - n, थोड़ी देर पहले भी लिखाया भी था, log m - n क्या होता है, log m/n। तो ये लग जाएगा log m के जगह पर है 1 + t और n के जगह पर है 2 + t। t का मान रख देंगे लास्ट में। t का हमने क्या माना था, e⁻x, तो e⁻x बट्टे में आ जाएगा e⁻x। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं इस समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। व्यापक हल, विशिष्ट हल निकालने के लिए हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ये शानदार प्रश्न है। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देंगे, और आसान भी है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। तो देखिए दिया है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है x dy/dx प्लस के 2y, और इधर है x²। देखिए dy/dx के साथ क्या है, यहाँ पर x, इसको हटा देंगे, दोनों तरफ x से भाग देने पर, तो यहाँ हो जाएगा, इधर तो आ जाएगा dy/dx, यहाँ आ जाएगा 2/xy, और इधर से एक हाथ कम हो जाएगी, x² के बट्टे में x से भाग दोगे ना, एक बात कम हो जाएगी, दोनों तरफ हमने x से भाग दे दिया। आप लिख भी सकते हो कि दोनों तरफ x से भाग देने पर, ठीक। तो ये हमें हमारा एक अवकल समीकरण मिला। ये कैसा अवकल समीकरण है, ज़रा बताना। ये रैखिक अवकल समीकरण, ये क्या है,
रैखिक अवकल समीकरण, जो कि किस रूप में होता है, जो कि होता है dy बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इज टू क्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है ना। अब इससे जब हम तुलना करेंगे, इससे जब आप तुलना करेंगे तो आपके पास p के स्थान पर क्या है, 2/x, और q के स्थान पर क्या है, x। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब देखिए, हमें क्या निकालना होता है, समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो सूत्र होता है ए की पावर में पी डी एक्स होता है। ठीक, और 2 बाहर आ जाएगा, 1/x डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि p हमारा 2/x है, 2 बाहर आ गया, और 1/x कंडीशन क्या होता है, log x। और आप ये सूत्र जानते ही होंगे भली बात ही, log m की पावर, जो ये जो n गुणे में होता है ये पावर में आ जाता है, तो यहाँ पे ये जो गुणे में है ये क्या हो जाएगा, पावर में आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर में x की पावर में 2 आ जाएगा। और आप जानते हैं e की पावर log x x होता है, और x की जगह पर यहाँ क्या है, x² है। ठीक है, आप सूत्र जानते होंगे कि e की पावर में log x ओनली x होता है, और यहाँ पर x के स्थान पर क्या है बच्चों, x² है। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाएंगे अतः अवकल समीकरण का हल। अतः अवकल समीकरण का हल, सूत्र क्या होता है, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c होता है। तो मान रखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास कितना है, x², q हमारे पास x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा x² है। तो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे, ये हो जाएगा x की पावर 4/4, इसमें लग जाएगा x की पावर n वाला सूत्र, x की पावर n+1 बट्टे n+1। तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा y(x² = x की पावर 4/4 प्लस c। ठीक, कोई डाउट नहीं होगा, ये हमें हमारा व्यापक हल आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, व्यापक हल। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, है कि नहीं, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। कहने एक घन का आयतन इतने सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। देखो, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। हमारे पास एक घन है, हमारे पास क्या है, एक घन है। देखो, ये घन बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको मस्त, ये हमारे पास एक घन है। ठीक, तो घन के कोर की लंबाई जो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, हम मान लेते हैं ये जो घन की भुजा है ना वो x है, माना घन की भुजा x है, ये मान लेना। हमें क्या दे रखा है, घन के आयतन की परिवर्तन की दर जो दिया है उसको अब लिख लो। दिया है आयतन, आयतन मतलब v, dv, सेकंड मतलब समय, तो यहाँ लगे परिवर्तन समय के सापेक्ष हो रहा है, तो ये हमें दे रखा है 9 सेंटीमीटर प्रति क्यूब सेकंड, ये हमें ये दे रखा है। कोर की लंबाई, ठीक है, कोर की लंबाई, जब हमारी लंबाई x 10 सेंटीमीटर, वो परिवर्तन निकालना है प्रश्न के आधार पर, x हमें 10 सेंटीमीटर का उपयोग करना है। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम s से दिखाते हैं। माना पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, माना पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, यानी कि ds बट्टे dt किस रूप में परिवर्तन हो रहा है ये हमें निकालना है। ठीक है, सो देखो, हमें प्रश्न में जो कि दे रखा है ना आयतन, तो इसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3, यहाँ t है, तो t के सापेक्ष अब क्या कर देंगे, अवकलज कर देंगे, तो 3x² हो जाएगा, और x का अवकलज क्या हो जाएगा, dx बट्टे dt। dv बट्टे dt का मान हमें दे रखा है कितना, 9, 3, ठीक है, 3, ये है x² dx बट्टे dt। अभी हम मान नहीं रखेंगे, 3 से काटो, 3 3 9,
और ये एक्स स्क्वायर गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। ये हमें डी एक्स बट्टे डी टी का मान मिल गया। अब ये देखना, इसका ज़रूरत हमें पड़ेगा थोड़ी देर में। ठीक, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। चूंकि घन का पृष्ठीय बल क्या होता है, 6 गुणा भुजा का वर्ग, भुजा हमारा एक्स है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समय के सापेक्ष अवकलज कर देंगे डी एच बट्टे डी टी। 6 एक्स स्क्वायर का अवकलज हो जाएगा 2x और एक्स का अवकलज होगा डी एक्स बट्टे डी टी। तो यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12x डी एक्स बट्टे डी टी। आप जानते हैं एक्स का मान प्रश्न में बोल रखा है कितना लेना है, 10 सेंटीमीटर लेना है, और डी एक्स बट्टे डी टी का मान हम उठाकर यहाँ रख देंगे 12 गुणा 10। डी एक्स बट्टे डी टी का मान है 3 बट्टे एक्स स्क्वायर, तो 12 गुणा 10 और x का मान है 10 गुणा 10। 1 10 से 1 10 कटा, ठीक है, और कटेगा 2 पंजे 10, 2 छंग 12, ऊपर आ गया 6 3 18 बट नीचे बचा 5, तो 18 बट्टे 5, ठीक है, भाग दे दोगे तो यहाँ जाएगा 3.6, 5 3 15, 5 छंग 30, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे समय है बट्टे सेकंड। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे परवल है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, उसे नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, सो देखिए भाई, आप परवल है हमें दे रखा है, देखो नाभि लंब से बोला है ना, तो देखते हैं क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। परवल हमें दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये चीज़ हमें दे रखे हैं। नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले चित्र बनाते हैं। देखो परवलय का चित्र बनाओ। एक्स डायरेक्शन किधर होता है भाई, ये इधर पॉजिटिव में, इधर नेगेटिव में। ये हमारा केंद्र है, ऊपर वाई का मान पॉजिटिव, नीचे वाई का मान नेगेटिव। तो परवलय ये केंद्र से होता हुआ जाएगा, ये हमारा परवलय है। परवलय है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, क्या बोला है, नाभि लंब, नाभि हमारी ये है, ये होता है a,0। नाभि लंब डाल देंगे इससे, ठीक है। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ऊपर जो क्षेत्र होगा वही क्षेत्र नीचे भी होगा। देखो, और ये वाला बिंदु क्या है, 0,0। अगर मैं लिमिट ले लूँ, लिमिट में 0 से a लूँ, x लिमिट में लूँ, और ये कर्व क्या बताता है कि यहाँ से यहाँ तक गिरा हुआ है, तो जितना क्षेत्रफल ऊपर है उतना क्षेत्रफल आपका नीचे भी है ना। तो लिमिट हमें पता है 0 से a तक जाएगा, और अगर x में लिमिट लोगे तो फॉर्मूला वाई डी एक्स लग जाएगा। y का मान पता है हमें यहाँ से, बहुत आसान हो गया है कि नहीं। नाम दे देते हैं, ये o, ये a, ये b, ये c। तो यहाँ लिख देंगे अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया OABCO। ठीक, तो ये हो जाएगा दुगुना एरिया OBCO, ठीक है, इसका दुगुना। तो ये निकाल लेते हैं। देखो, दो हम लिमिट ले रहे हैं x में 0 से a तक, तो फॉर्मूला लगेगा वाई डी एक्स। यहाँ से y का मान निकालो तो y का मान हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2, a का वर्गमूल √a और x का वर्गमूल √x। √ का मतलब आधा घात में, तो यहाँ से 2, y का मान रख देंगे 2a की घात आधा, और अंदर आ जाएगा 0 से a x की पावर आधा dx। सूत्र लग जाएगा यहाँ पर x की पावर n वाला, इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4, a की घात आधा, और ये हो जाएगा x की पावर 3/2 बट्टे में 3/2, लिमिट 0 से a। सो 4 a की घात आधा, ये बट्टे का 2 ऊपर गुणे में आ जाएगा, नीचे 3। x की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, सो 4 दूनी 8, 1, और यहाँ से बचेगा 1 की घात 3/2 बट्टे में 3। गुणा में घातें जुड़ती हैं, 8/3 तो 1/2 प्लस 3/2, तो ये 4/2 तो 2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 8/3 a स्क्वायर। ठीक, वर्ग मात्रक,
क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्गमात्रक लिखना ज़रूरी है। ओके, ये हमें हमारा आंसर बड़े आराम से मिल गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। थेल्स थ्योरम पर आधारित प्रश्न है, हर साल एग्जाम में आता है प्रश्न, हर साल आता ही आता है। कह रहे हैं एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है तथा पासा उछालता है और बतलाता है कि आने वाली संख्या 6 है। इसकी क्या प्रायिकता है? इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। ठीक है, वास्तव में 6 है। तो हमारे पास दो तरह की घटना है, माना E1 घटना और दूसरा हमारे पास है E2 घटना। E1 घटना क्या है? पासे पर, पासा मतलब लूडो, पासे पर संख्या 6 आना, पासे पर संख्या 6 आने की घटना है। और E2 जो घटना है, पासे पर 6 ना आने की घटना है। ठीक, पासे पर 6 कितना होता है? देखो जो लूडो होता है भाई, आप जानते ही हो ना, लूडो पे कितना होता है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा। तो अगर 6 आता है तो संभव परिणाम 1 है और कुल परिणाम 6 है। और 1 नहीं आएगा, कितनी बार है? 1 से लेकर 5 तक, तो संभव परिणाम 5 है और कुल परिणाम 6 है। ठीक है, तो प्रश्न क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है तथा पासे को उछालता है और बतलाता है कि आने वाली संख्या 6 है। ठीक है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। अब देखो जो था अगला वाला पार्ट है, हमें क्या मानना है? माना तो एक घटना में ई बोल देते हैं, E1 E2 हम इसको ई बोल देते हैं। जो ई घटना है ना, ये क्या है? व्यक्ति द्वारा पासे पर संख्या 6 बतलाने की घटना हो। ठीक है, की घटना हो तो क्या होगा? ठीक है, तो देखो P प्रायिकता E/E1, E1 का मतलब संख्या 6 आने की घटना। तो मतलब जब वास्तव में 6 आ रहा है, मतलब वो सही बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, तो सच बोलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/4। और झूठ बोलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? मतलब झूठ बोलना मतलब पासे पर 6 ना आना। तो देखो 4 में से 3 बार अगर सत्य बोल देता है तो एक बार झूठ बोल रहा है, तो संभव परिणाम 1 और कुल परिणाम 4, ये हो गया। समझ गए? हमें प्रश्न में क्या बोल रहा है? इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। ठीक है, वास्तव में 6 यानी कि सच में 6 आ रहा है, यानी कि E1 घटना है और 6 बतलाने की घटना बोल रहा है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। हमें क्या निकालना है? प्रश्नानुसार E1 बट्टा E हमें निकालना है। तो बीज का प्रमेय लगा देंगे, बीज प्रमेय से। बीज प्रमेय से क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा P E1, देखो ये प्रायिकता E1 है ना, और ये प्रायिकता E2 है। ठीक है, P E1 और यहाँ हो जाएगा P E/E1। नीचे भी वही आ जाएगा P E1 P E/E1। फिर आ जाएगा P E2 P E/E2। मान रख देंगे यहाँ से सारा उठाकर। तो P E1 का मान है 1/6 और P E/E1 का मान है 3/4। नीचे वही आ जाएगा। P E2 का मान है 5/6 और P E/E2 का मान हमारे पास है 1/4। ऊपर आ जाएगा 3 × 3 6 × 24। ये आ जाएगा 6 × 24, 6 × 24 5 × 5। तो देखो 3/24 लॉस पर देखो नीचे समान है, 5 और 3 8, 24 से 24 कटा, आंसर आ जाएगा 3/8। तो बेच प्रमेय का ऐसा है प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। कितना होगा आंसर? 3/8।
अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करोगे बच्चों तो ऐसी वीडियो मैं डेली लेके आऊँगा, 6 नंबर वाले भी, 4 नंबर वाले भी, 5 नंबर वाले भी, 2 नंबर वाले भी, 1 नंबर वाले भी। और वैसे तो मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा ही रखे हैं, एनसीईआरटी पूरी पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक, क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि फलन, ठीक है, ये जो फलन है सतत फलन है, ये हमें सिद्ध करना है। सतत फलन किस पर हमें चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर डाउट है सिर्फ जीरो पर। जिस पॉइंट पे लेस देन ग्रेटर बोलते हैं ना, उसी पॉइंट पे हमारा डाउट होता है और उसी पॉइंट पे हमें चेक करना होता है। तो देखिए हमें चेक करना है x बराबर 0 पर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 से कम के लिए फंक्शन x। तो 0 से कम के लिए फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन है, ये ले लेंगे। तो लिमिट x टेंस टू फंक्शन x क्या है हमारे पास, साइन x बट्टे x। और आप इसका मान आप जानते हैं, कक्षा 11 से पढ़ के आ रहे हैं, कितना होता है, 1 होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 आ गया। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट पर, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव फंक्शन x, 0 से अधिक के लिए, 0 या फिर 0 से अधिक के लिए ये लेना है हमें। तो ये है लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन x हमारे पास है x प्लस 1, x की जगह पे 0 रखना है, तो ये भी 1 आ गया। अब एग्जैक्टली फंक्शन 0 पर निकालना है, लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन x, एग्जैक्टली 0 पे भी यही फंक्शन है, ठीक है, तो रख के दिखाना ही पड़ेगा। x की जगह पे 0 प्लस 1, तो ये 1 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू फंक्शन 0, तीनों वैल्यू समान आनी चाहिए तभी सतत होता है। अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और चैप्टर वाइज जो मेरी 1 शॉट वीडियो सीरीज़ है उसको ज़रूर कर लेना, हर एक प्रश्न को कर लेना, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है। और कल से हमारी जो चैप्टर वाइज उदाहरण की वीडियो वो भी आनी शुरू हो जाएंगी। तो जो बोलोगे वो मिलेगा, बस पढ़ते रहो, रिविज़न करते रहो। जय हिंद।